हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इंडिया जीके की सीरीज़ भी जो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना एक बार कि हम कंटिन्यू ही इंडिया जीके आप लोगों को अगर कंटिन्यू चाहिए डेली वीडियो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी अगर आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि आप लोगों को वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो येस करना, अगर नहीं चाहिए तो नो करना, ठीक है। तो चलिए, आज जो है कल हमने क्या पढ़ा था? हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और आज हम जो है पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमने मगध के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो वो पढ़ ली है। उसके बाद हमने मौर्य के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है? गुप्त साम्राज्य का जो उदय है आपका, ये कब हुआ था? आपका तीसरी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इसका उदय कब हुआ था? आपका तीसरी शताब्दी में, ठीक है। ये आपसे अगर पूछा जाए, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट, ठीक है। कहाँ पे? कौसंबी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कौसंबी में, ठीक है। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौसंबी में इसका उदय हुआ था, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक पूछे जाए तो कौन? आपके श्री गुप्त हैं, ठीक है। अगर आपसे गुप्त वंश के संस्थापक पूछ लिए जाएं तो संस्थापक कौन आ जाएंगे? इसके श्री गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? आपके श्री गुप्त, ठीक है। कौन आपके इसके संस्थापक? श्री गुप्त हैं, ठीक है। जिनका कार्यकाल कितना है? 240 से 280, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 240 से 280 जो है इनका कार्यकाल है। और उसके बाद पहले आपके इसके संस्थापक जो गुप्त वंश के, वो आपके श्री गुप्त हो गए 240 से 280। उसके बाद फिर 280 से 320 जो है आपके कौन आते हैं? इसी के उत्तराधिकारी, श्री गुप्त के ही उत्तराधिकारी आते कौन? घटोत्कच, ठीक है। श्री गुप्त के ही उत्तराधिकारी कौन आते हैं? आपके घटोत्कच आते हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट, देखिए आपको इसमें पजल हो सकते हैं बच्चे। एक तो पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आप श्री गुप्त करके आओगे। अगर प्रथम महान सम्राट पूछा जाए, ध्यान से सुन लो, अगर पहला महान सम्राट पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। ये कब गद्दी पर बैठे थे? ये आपसे पूछ लिया जाए तो कब आ जाएगा? ये 320 में जो है ये आपके गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। कब गद्दी पर बैठे थे? ये 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने क्या किया था? लिच्छवी की राजकुमारी तो जो थी आपकी कुमार देवी, उससे क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कौन सी उपाधि जो है वो धारण की थी, ठीक है। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, जो आपका गुप्त संवत है, ठीक है। 319 से 320 की शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। देखिए चंद्रगुप्त जो था वो आपका गद्दी पर कब बैठा था? वो 320 में ही गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो यानी कि 319 से 320 जो है इसी ने शुरुआत की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसका उत्तराधिकारी कौन था? आपका समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? आपका समुद्रगुप्त था, जो 335 ईसा पूर्व में जो वो राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद समुद्रगुप्त था जो आपका कब बैठा था? 335 में, ठीक है। कब बैठा था? 335 में। और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के जो है 12 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। इसने क्या किया था? कितने शासकों को पराजित किया था इसने? यानी कि अगर पूछा जाए तो यानी कि इसने आर्यवर्त के तो कितने? 9 शासकों को पराजित किया था। और दक्षिण के पूछे जाए तो कितने? 12 शासकों को पराजित जो है इसने किया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया हुआ है कि इसने इन्हीं विजयों के कारण, जो आपने इसके आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिण वर्त के 12 शासक को पराजित किया था, इन्हीं विजय के कारण इन्हें क्या बोला गया था? भारत का नेपोलियन बोला गया था, ठीक है। क्या बोला गया था इनको? भारत का नेपोलियन जो है वो कहा गया था, ठीक है। भारत का नेपोलियन, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार आया है ये कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसको बोला जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? आपका चंद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का जो नेपोलियन है वो हमारा किसको बोला जाता है? आपके बताइए, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को जो है वो बोला जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन, आ गया समझ में?
इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किस किस की थी? अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत, इनकी उपाधि जो है किसने धारण की थी? आपके समुद्रगुप्त ने। और इसी को कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कविराज। ठीक है, कविराज भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? कविराज। ठीक है, कविराज भी बोलते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें आगे जो है आपका क्या बताया हुआ है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो आपका किसका उपासक था? समुद्रगुप्त जो था वो आपका विष्णु का उपासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो आपका किसका उपासक था? आपका विष्णु का उपासक था। ठीक है, किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त आपका संगीत प्रेमी था। ठीक है, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर, ठीक है, उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। ये अनुमान किससे लगाया गया? आपके सिक्कों पर जो है वो वीणा वादन करते हुए दिखाए गए हैं, तो उन्हीं से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वो संगीत प्रेमी भी थे। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका हरिसेन था। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। ठीक है, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, तो वो आपके हरिसेन ने की थी। और हरिसेन आपका कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आपका समुद्रगुप्त ही था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला अगर पहला गुप्त शासक पूछा जाए तो भी समुद्रगुप्त था। अगर ऐसा पूछ लिया जाए परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो भी आपका समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो आपका 380 ईसा पूर्व में किस पे बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था ये? 380 में जो है ये राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, 380 में ये जो है आपका राजगद्दी पर। एक बार हम कवर कर लेते, उसके बाद इसकी रिविजन भी करवाएंगे, जिससे आप लोगों को क्लास में जो आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आया, जो आपका 380 में जो है राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? आपका चीनी बौद्ध यात्री। कौन? फाहियान आया था। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि जो आपका चीनी बौद्ध यात्री था वो कौन था? फाहियान। ठीक है, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। और ये कितने कौन से टाइम पे आया था? ये 399 से। ठीक है, ये कब तक आया था? आपका 399। ठीक है, 399 से, ठीक है, 414 ईसा पूर्व, 414 ईसा पूर्व जो ये आपका कहाँ पे आया था? आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है ये चीनी बौद्ध यात्री। ठीक है, उसके बाद देखिए शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? आपके चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, शकों पर विजय उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, शाब, यानी कि शाब जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। अगर ये पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था, तो राजकवि उसका शाब था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और कौन सी आपकी उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे विद्या के? एक तो आपका पाटलिपुत्र था और एक आपका उज्जैनी था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है इसमें क्या बताया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि 9 विद्वानों की मंडली जो है वो किसके दरबार में रहती थी, तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहती थी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? नवरत्न भी बोलते थे। जिसको क्या कहा जाता था? आपका नवरत्न भी कहा जाता था। ठीक है, जिसमें महाकवि आपके कालिदास थे, वो क्या थे? इनमें अगर गण्य थे। ठीक है, कौन थे? कालिदास। ठीक है, कालिदास के बाद इसमें कौन थे? धन्वंतरी भी रहते थे। ठीक है, शपणक भी रहते थे, बहुत सारे रहते थे। जैसे कि ये नेक्स्ट आपके दिए हुए अमर सिंह। ठीक है, कौन दिए हुए? आपके अमर सिंह हो गए। ठीक है, शंकु, वेताल भट्ट, घटक कप्र, वराह मिहिर। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है पेपर में, वराह मिहिर से रिलेटेड क्वेश्चन, कि वराह मिहिर जो क्या थे? आपके खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी इनमें से कौन थे? ये आपका पूछा हुआ है कि वराह मिहिर जो थे वो आपके खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने ये चंद्रगुप्त के बारे में था कुछ। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट जो आपके जो थे वो कौन थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है आपका कौन आता है? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, उसका उत्तराधिकारी जो था वो आपका कौन था? आपका कुमारगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आपका आता है कुमारगुप्त फर्स्ट।
ठीक है, या फिर गोविंद गुप्त भी बोल देते हैं इसको। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका आता है उत्तराधिकारी कुमार गुप्त वन, या फिर गोविंद गुप्त भी बोलते हैं, जिसका शासनकाल 415 से 454। कब तक था इसका शासनकाल, 414 से लेके 454 तक था। ठीक है, 414 से 454 इसका शासनकाल था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी आपका, कुमार गुप्त ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना। ठीक है, कुमार गुप्त ने किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना किसने की थी, आपके कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका कौन आता है कुमार गुप्त के बाद, कुमार गुप्त के बाद कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है आपका, सकंद गुप्त होता है, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईसा तक हुआ था। कब तक हुआ था, कौन आता कुमार गुप्त के बाद, सकंद गुप्त आता है, जिसका शासनकाल 455 से 467 तक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गिरनार पर्वत पर स्थित जो आपकी सुदर्शन झील है, उसका पुनर्द्वार जो है वो किसने करवाया था, तो इसका पुनर्द्वार जो है वो किसने करवाया था, सकंद गुप्त ने। ठीक है, गिरनीर जो आपका सुदर्शन झील है, ये भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन जो आपकी झील है वो कौन से पर्वत पर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका गिरनार पर्वत पर। ठीक है, कौन से पर्वत पर है वो, आपकी गिरनार पर्वत पर है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करवाया था इसने, उसके बाद देखिए इसने पर्ण दत्त, ठीक है, पर्ण दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया था। ठीक है, सकंद गुप्त ने क्या किया था, पर्ण दत्त को सौराष्ट्र का क्या किया था, गवर्नर भी नियुक्त किया था। और सकंद गुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण जो है वो शुरू हो गया था। तो हुणों का आक्रमण जो है आपका, हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, आपका सकंद गुप्त के शासनकाल में जो है वो शुरू हुआ था। और अंतिम गुप्त शासक जो था आपका कौन था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, अगर गुप्त शासक का आपका पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, अंतिम राजा था, वो कौन था आपका, विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौन था, विष्णुगुप्त। उसके बाद इसमें इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारे राजाओं के बारे में, जितने भी शासक आपके हुए हैं अब तक, इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से हम इसकी अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते कि क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो वो कौन सी शताब्दी में हुआ था आपका, 3rd शताब्दी में हुआ था, तीसरी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंत में। और वो कहाँ पे हुआ था आपका, कौसंबी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आपका, कौसंबी में। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पे हुआ था, तीसरी शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था आपका, कौसंबी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना, कहाँ पे हुआ था आपका, कौसंबी में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो गुप्त वंश का जो आपका संस्थापक था वो आपका कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल कितना था आपका, 240 से लेके, ठीक है, कितना था आपका, 280 तक था। ठीक है, 240 से 280, समझ में आ गया इतना, कितना था इसका, 240 से 280 जो था इसका शासनकाल था। ठीक है, हम इस पे कर लेते प्लेन पे, इस पे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार अच्छे से कि जो पहले कौन था आपका, श्रीगुप्त था इसका संस्थापक। ठीक है, जिसका शासनकाल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कितना था इसका शासनकाल आपका, 240 से लेके, ठीक है, कितना था इसका, 280 तक था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट जो आता है, श्रीगुप्त के बाद कौन आता है आपका, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है आपका, घटोत्कच हो जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद कौन आता है आपका, श्रीगुप्त के बाद आपका आता है घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच जो था वो कब तक रहा था, 280 से लेके 320 तक रहा था। ठीक है, 280 से लेके 320 तक रहा था। ठीक है, पहले श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच के बाद अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था, पहला महान सम्राट, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन सा हो जाएगा आपका, प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गद्दी पर कब बैठा था, ये आपका 320 में बैठा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, 320 में ये जो आपकी गद्दी पर बैठा था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कब बैठा था आपका गद्दी पर, 320 में जो है ये आपका गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजकुमारी थी, ठीक है, किसके साथ विवाह किया था इन्होंने, तो ये आपकी कुमार देवी थी। कि कौन थी आपकी, कुमार देवी। और ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार
कि उन्होंने कहाँ की राजकुमारी के साथ जो वो विवाह किया था, तो वो आपकी थी लिच्छवी की। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी वो आपकी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त ने जो है वो विवाह कर लिया था। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, कौन सी, महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि बताइए किसने जो है वो धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने की थी, आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कौन सी की थी, आपकी महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद कौन आया, घटोत्कच, उसके बाद आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है आपका कौन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन होता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, वो होता है आपका समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त जो है वो आपका गद्दी पर कब बैठता है, समुद्रगुप्त आपका जो वो गद्दी पर बैठता है 335 में। ठीक है, 335 ईस्वी में ये राजगद्दी पर जो है वो बैठ जाता है। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए कि इसने आर्यावर्त के कितने शासक और दक्षिणवर्त के कितने शासक को जो वो पराजित किया था, तो आर्यावर्त के तो 9 शासक और दक्षिणवर्त के कितने 12 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। और इन्हीं की विजय के कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत का, ठीक है, भारत का क्या कहा जाता है, इसको नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप लोग बताइए। मैंने आप लोगों को बताया कि परम भागवत की जो आपकी उपाधि है, ठीक है, किसकी उपाधि, परम भागवत की उपाधि। ठीक है, परम भागवत की जो आपकी उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो वो आपके समुद्रगुप्त को ही मिली थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की। और महाराजा धीराज की किसने, चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि कविराज किसको बोलते हैं। ठीक है, कविराज, कविराज जो है वो बोला जाता है आपके समुद्रगुप्त को ही। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, आपका कविराज भी बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, आपके समुद्रगुप्त को। यानी कि भारत का नेपोलियन, कविराज, परम भागवत की उपाधि, ये सब चीज़ें कौन किसकी, आपकी किससे रिलेटेड, आपकी समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था, तो वो था आपका विष्णु का उपासक था। ठीक है, किसका उपासक था, वो आपका विष्णु का जो है वो आपका उपासक था। ठीक है, कौन था आपका, चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी समुद्रगुप्त। ठीक है, और उसके बाद ये भी पता लगा है कि कुछ लोगों ने कि उनके सिक्कों पर जो वो वीणा वादन करते हुए दिखाए गए थे, तो जिससे ये पता लग गया था कि वो क्या थे, अंदाज़ा लगाया था कि उन्होंने वो एक संगीत प्रेमी भी थे। ठीक है, कौन थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या अंदाज़ लगाया कि वो एक संगीत प्रेमी भी थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त का जो आपका दरबारी कवि था वो कौन था, बताइए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ना वो आपका था हरिशेन। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, आपका हरिशेन था। और हरिशेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, किसकी की थी, आपके इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी, आपकी हरिशेन ने की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना जो है आपकी किसने की थी, हरिशेन ने की थी। और हरिशेन किसका दरबारी कवि था, आपका समुद्रगुप्त का था। ठीक है, हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आपका कौन आता है, समुद्रगुप्त का अधिकारी, वो आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन आता है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, ये कब आपका गद्दी पर बैठा था, ये आपका बैठा था 380 में। ठीक है, कब बैठा था ये गद्दी पर, 380 में। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे जो है आपका कौन सा जो वो चीनी यात्री आया था, वो आपका आया था फाहियान। ठीक है, फाहियान चीनी यात्री जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो है वो आपका आया था। और ये कब तक रहा था, ये 399 से लेके 1414 ईस्वी तक जो है ये रहा था। ठीक है, तो फाहियान जो आपका आया था। और चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों की विजय पर, किसकी विजय पर चलाए थे इन्होंने, शकों पर विजय प्राप्त की थी ना, शकों। ठीक है, उसी की विजय पर जो है इसने चांदी के सिक्के जो है आपके चलाए थे।
ठीक है। उसके बाद देखिए और जो आपके 9 विद्वान रहते थे जिनको क्या बोला जाता था, नवरत्न बोला जाता था, वो भी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है वो दरबार में रहते थे। और खगोल विज्ञानी जो है इन इसके जो 9 रत्न थे उनमें से खगोल विज्ञानी कौन थे, ये आपका कई बार जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, खगोल विज्ञानी। ठीक है, तो खगोल विज्ञानी जो थे वो आपके कौन थे, तो सोचिए खगोल विज्ञानी कौन थे, वो थे आपके वराह मिहिर। ठीक है, कौन थे आपके, वराह मिहिर थे। ठीक है, वराह मिहिर जो थे वो आपके कौन थे, खगोल विज्ञानी थे। ये आपके नवरत्नों में से ही क्या थे, एक थे। ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है आपका कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका कौन आता है, कुमारगुप्त प्रथम आता है। ठीक है, और जो ये कुमारगुप्त प्रथम जो था ना, इसमें इसका जो शासनकाल था वो कब तक था आपका, 415 से लेके 454 तक था। ठीक है, कब तक था, 415 से 454 तक कुमारगुप्त का शासनकाल था। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो बताइए, नालंदा जो आपकी विश्वविद्यालय थी, जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना जो है वो आपकी कुमारगुप्त ने ही की थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने ही जो है की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुमारगुप्त के बाद आपका कौन सा आता है, आपका स्कंदगुप्त आता है। ठीक है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन आता है आपका, कुमारगुप्त के बाद आता है आपका स्कंदगुप्त। जो आपका कुमारगुप्त था वो आपका था 415 से 454, तो ये आपका आ जाएगा 455 से लेके 467 यानी कि 467 तक इसका शासनकाल जो है वो था। सुदर्शन झील का, किसका, सुदर्शन झील का जो आपका पुनरुद्धार जो था वो आपका किसने करवाया था, तो बताइए किसने करवाया था, तो वो आपका करवाया था स्कंदगुप्त ने ही। ठीक है, किसने करवाया था, आपका स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। उसके बाद देखिए आपका हुणों पर आक्रमण जो है, हुणों का आक्रमण, कौन सा आक्रमण, हुणों का आक्रमण, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हुणों का आक्रमण किसने शुरू किया था, या फिर सॉरी, हुणों का जो आपका आक्रमण है, ठीक है, वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, हुणों का आक्रमण, तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पे ही शुरू हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासन में ही शुरू हुआ था। ठीक है, हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम शासक कौन सा, गुप्त वंश का, अगर आपका अंतिम, ठीक है, अंतिम अगर आपसे शासक पूछ लिया जाए तो बताइए इसका अंतिम शासक जो होगा वो कौन होगा, तो इसका अंतिम शासक अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, आपका विष्णुगुप्त जो है वो हो जाएगा इसका अंतिम शासक। ठीक है, इसका अंतिम शासक जो है आपका कौन हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, विष्णुगुप्त जो है वो इसका अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है आज गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक थे ना उनके बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, उनकी सारी डिटेल पढ़ ली हमने, कौन कौन थे। देखिए सबसे पहले श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन आया, आपका घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका कौन आया, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है वो आपका कौन आया, बताइए, समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है आपका कौन आता है, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका आता है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम को ही हम गोविंद गुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, फिर कुमारगुप्त के बाद आपका कौन आता है, स्कंदगुप्त आता है। ठीक है, और स्कंदगुप्त के बाद यानी कि जो आपका अंतिम शासक जो था इसका गुप्त वंश का, वो आपका कौन था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौन था, विष्णुगुप्त। ठीक है, और कविराज किसको बोला जाता था, आपका समुद्रगुप्त को ही बोला जाता था। ठीक है, ये आज जो है हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये हमने गुप्त साम्राज्य जो है वो हमने सारा कवर कर लिया था। और जो गुप्त साम्राज्य उसको भारतीय इतिहास का क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, जो आपका ये गुप्त था ना, गुप्त साम्राज्य जो था इसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, भारतीय, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, भारतीय इतिहास का, ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल अगर पूछ लिया जाए, कौन सा काल,
स्वर्ण काल। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है वो आपका किसको बोला जाता है, तो वो आपका बोला जाता है गुप्त साम्राज्य को ही बोला जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है गुप्त साम्राज्य को। ये हमने गुप्त साम्राज्य से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।